हम डिस्कस कर रहे थे नॉन वर्सेस अननोन. The designer of the agent may or may not have knowledge about the environment makeup. If the environment is unknown, the agent will need to know how it works in order to decide. तो नॉन या वर्सेस अननोन एनवायरनमेंट जो है उसमें जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन दीज टू, ये इटसेल्फ एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि इट डिपेंड्स ऑन द एजेंट्स या डिजाइनर्स स्टेट ऑफ नॉलेज अबाउट द लॉ ऑफ फिजिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एक नॉन एनवायरनमेंट के अंदर जो आउटकम्स होती हैं या आउटकम प्रोबेबिलिटीज होती हैं, अगर तो एनवायरनमेंट स्टोकेस्टिक है तो उसमें जितने भी एक्शंस हैं वो गिवन होंगे. अगर एनवायरनमेंट अननोन है तो उसमें एजेंट को लर्न करना होगा कि हाउ इट वर्क इन ऑर्डर टू मेक गुड डिसीजन, क्योंकि उसमें जो परसेप्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं और परसेप्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसमें एक्शंस डिसाइड जो है वो डिफाइंड नहीं है. इसलिए जो अननोन एनवायरनमेंट में एजेंट को लर्न करना होगा कि किस तरह वो गुड डिसीजंस करें. तो नॉन और अननोन एनवायरनमेंट के अंदर जो डिफरेंस है वो वैसे नहीं है जिस तरह फुली ऑब्जर्वेबल या पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के अंदर है. फॉर एग्जांपल, जो एक सॉलिटेयर गेम है, सॉलिटेयर जो कार्ड गेम है, उसमें जो है सारे रूल्स जो हैं वो नोन है. तो लेकिन ऐसे कार्ड जिनको जो है वो टर्न नहीं किया गया, जिनके वो नंबर जो है विजिबल नहीं है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. जो अननोन एनवायरनमेंट है वो फुली ऑब्जर्वेबल हो सकता है. फॉर एग्जांपल, एक जो नई वीडियो गेम है वो पूरी जो है वो गेम को शो करे, तो लेकिन वो जब तब तक वो कुछ स्टेट्स को नहीं शो करेगी जब तक कुछ बटन्स को आप प्रेस ना करें. तो नई वीडियो गेम में जब तक जितने भी एक्शंस हैं, जो उसमें करेक्टर्स हैं, उनको आप ट्राई नहीं करेंगे तो उनकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता. तो जो सबसे इसमें डिफिकल्ट केस है वो पार्शली ऑब्जर्वेबल है. पार्शली ऑब्जर्वेबल मल्टी एजेंट स्टोकेस्टिक सीक्वेंशियल डायनामिक कंटिन्यूस एंड अननोन. Taxi driving is hard in all these senses, except that for the most part of the driver's environment is known. अगर आप कोई रेंटेड कार को ड्राइव कर रहे हैं किसी नई कंट्री के अंदर और उसकी जो जियोग्राफी है वो नोन नहीं है और जो ट्रैफिक लॉ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट शुड बी वेरी डिफिकल्ट. तो ये जो फिगर 2.6 है इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फेमिलियर एनवायरनमेंट्स हैं जिसको अभी हमने डिस्कस किया है. फॉर एग्जांपल, जो इसमें पार्ट पिकिंग रोबोट है वो एपिसोडिक है, क्योंकि इसमें जो भी पार्ट वो पिक करेगा वो आइसोलेशन में होगा. लेकिन अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव पार्ट्स आ जाते हैं तो वो जो रोबोट है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से लर्न कर लेगा कि जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्ट है वो चेंज हो चुकी है और वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेगा ताकि जो जितने भी बाकी उसके बाद पार्ट्स आ रहे हैं उनको अच्छी तरह देख सके. इसमें अगर आप देखें तो जो है एनवायरनमेंट्स के अंदर कॉलम जो है वो नॉन और अननोन का नहीं है.
तो ये इन्वायरमेंट है लाइक एक पजल गेम का। ये फुली ऑब्जर्वेबल है और इसमें जो एजेंट है वो सिंगल एजेंट है, और जो इन्वायरमेंट है वो फुली डिटर्मिनिस्टिक है, स्टैटिक है और डिस्क्रीट है। इस तरह ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनके ज़रिए ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। और इसी तरह ये चेस जो है ये फुली ऑब्जर्वेबल है। इसमें चेस में क्योंकि 2 प्लेयर्स हैं, दैट इज़ व्हाई वी कैन से दैट दिस इज़ मल्टी एजेंट। इसमें हर जो चाल होती है उसके बाद जो नेक्स्ट आउटकम है वो नोन होती है, तो इसलिए हम इसको डिटर्मिनिस्टिक कह सकते हैं। और ये सेमी स्टैटिक है, और इसमें जो भी इसमें एक दफ़ा जो प्लेयर की टर्न होती है वो अप्लाई होती है। देन वी हैव पोकर, कार, रूम्बा जो वैक्यूम क्लीनर है, ये सारे उनके जो डिफरेंट इन्वायरमेंट टाइप्स हैं वो दिखाया गया। नेक्स्ट है एजेंट टाइप्स। अभी तक जो हमने एजेंट्स को डिस्कस किया है उनके बिहेवियर के ऊपर डिस्कस किया है, और हमने ये डिस्कस किया है कि कोई भी एजेंट जो है जब वो एक्शन लेता है वो किसी सीक्वेंस होती है प्रॉपर्टीज की, उनके बाद लेता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो एजेंट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। जो एआई की जॉब है वो ये है कि ऐसा एजेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करना जो एजेंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करे। द मैपिंग फ्रॉम परसेप्ट टू एक्शन, कि जो भी वो इन्वायरमेंट से परसीव करे उसको एक्शंस में कन्वर्ट करे। तो ये जो एजेंट है, एजेंट प्रोग्राम है, किसी कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर रन कर सकता है जिसमें उसके फिजिकल सेंसर्स हों और एक्चुएटर्स हों, और इसको हम कहेंगे आर्किटेक्चर। तो एजेंट के आर्किटेक्चर में, एजेंट में क्या होता है, एक आर्किटेक्चर प्लस इट्स प्रोग्राम। तो कोई भी एजेंट जो है, जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक प्रोग्राम है जो एजेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और वो किस तरह किसी कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसमें क्या फिजिकल सेंसर्स हैं और क्या एक्चुएटर्स हैं, इसको आर्किटेक्चर कहा जाता है। जो एजेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसका सबका सेम स्केलेटन होता है। एजेंट प्रोग्राम जो है वो करंट परसेप्ट को लेते हैं एज ए इनपुट फ्रॉम द सेंसर, और उसका जो एक्शन है वो एक्चुएटर्स को रन कर जो रिटर्न कर रहे होते हैं। अब हम जो है डिस्कस करेंगे 4 बेसिक काइंड ऑफ एजेंट प्रोग्राम्स जो जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं इंटेलिजेंट सिस्टम्स के, उनको अप्लाई करें। तो एक्चुअली जो ये एजेंट टाइप्स हैं दे आर आल्सो एजेंट प्रोग्राम्स। उसमें जो सबसे पहली टाइप है वो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। नंबर 2 है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, फिर गोल बेस्ड एजेंट्स एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। इन सब एजेंट्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं इनटू लर्निंग एजेंट्स। जो लर्निंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होंगे जो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी जो लर्निंग की बेस के ऊपर बेटर एक्शंस जो हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। इसमें जो भी एजेंट प्रोग्राम है वो एक पर्टिकुलर वे में जो एक्शंस को जनरेट करता है, जिनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, ये सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप है वो एजेंट की हो सकती है।
इस तरह के जो एजेंट्स हैं ये एक्शन को सिलेक्ट करते हैं, जो भी इनकी करंट परसेप्ट होती है उसकी बेस के ऊपर ये एक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो इससे प्रीवियस परसेप्ट हिस्ट्री है उसको ये इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो वैक्यूम एजेंट है, उसका जो एजेंट फंक्शन है वो एक टेबुलेटेड फॉर्म में डिफाइंड है कि कहीं पे डर्ट हो तो उसने क्लीन करनी है, अगर कोई स्क्वायर क्लीन है तो उसने नेक्स्ट स्क्वायर में मूव करना है। तो इसका जो डिसीजन है वो करंट जो परसेप्ट है उसकी बेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें जो लोकेशन है उसके ऊपर डर्ट है या नहीं है, और ये इसी के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। वैक्यूम एजेंट प्रोग्राम जो है वो बहुत स्मॉल है, अगर हम उसको टेबल के साथ कंपेयर करें जिसमें जितने भी एक्शन है उसके डिफाइंड एक्शंस हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी रिडक्शन आती है इस एजेंट प्रोग्राम में वो इस वजह से आती है कि ये परसेप्ट हिस्ट्री को इग्नोर करता है। तो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको ये कम कर देता है। दूसरी जो इसमें रिडक्शन आती है वो इस वजह से आती है कि वो इसको चेक करता है कि इफ द करंट स्क्वायर इज डर्टी, तो इसमें जो एक्शन है वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो सिंपल रिफ्लेक्स बिहेवियर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में भी काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑटोमेटेड टैक्सी का जो ड्राइवर है, तो अगर तो उसकी जो फ्रंट ब्रेक्स हैं और जो लाइट्स हैं वो ऑन हैं, तो फिर क्या होगा, यू शुड नोटिस दिस एंड इनिशिएट ब्रेकिंग। इसके अलावा कुछ जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है उसकी जो विजुअल इनपुट के ऊपर, ताकि एक कंडीशन एस्टेब्लिश की जा सके, द कार इन फ्रंट इज ब्रेकिंग। तो ये क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा कुछ एक एस्टेब्लिश कनेक्शन को जो भी एजेंट प्रोग्राम के साथ होगा कि वो इनिशिएट करे ब्रेकिंग को। तो इसको कहते हैं कंडीशन एक्शन रूल। इसको अगर हम किसी स्टेटमेंट में डिफाइन करें, इफ कार इन फ्रंट इज ब्रेकिंग देन इनिशिएट ब्रेकिंग। ये इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को डिफाइन किया गया है। इसमें क्या है कि जो एजेंट है इसके जो सेंसर्स हैं, दे गॉट परसेप्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और उसकी बेस के ऊपर ये डिसाइड करता है कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, कि अभी जो एनवायरनमेंट की स्टेट क्या है, और फिर उसके ऊपर जो कंडीशन एक्शन रूल है कि इफ फ्रंट कार इज ब्रेकिंग देन अप्लाई ब्रेक्स। तो इस तरह के जो कंडीशन एक्शन रूल्स हैं उसके मुताबिक ये परफॉर्म करता है कि व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, इट शुड इनिशिएट ब्रेक्स। तो उसके बाद फिर जो ब्रेक्स हैं एक्चुएटर्स के थ्रू वो अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो किसी इन्वायरमेंट में काम करता है। तो ये वैक्यूम रिफ्लेक्स एजेंट है, इसमें इसके जो परसेप्ट हैं और इसका जो एक्शन है वो ऑलरेडी डिफाइंड। और इसमें ये जो इसमें रिडक्शन है, इसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, वो इस वजह से है कि इसमें परसेप्ट हिस्ट्री नहीं है। इसमें जो परसेप्ट्स हैं वो करंट लोकेशन है, उसमें अगर डेब्रीज हैं, उसमें अगर डर्ट है, इट विल क्लीन दैट, और अगर नहीं है तो इट विल मूव फ्रॉम स्क्वायर ए टू बी एंड बी टू ए। नेक्स्ट है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। The most effective way to handle partial observability is for the agent to keep track of the part of the world it cannot see now.
तो अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है दैट इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल, तो उसके लिए एजेंट के अंदर कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए कि जो परसेप्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें इस तरह के जो मॉडल बेस्ड एजेंट्स के अंदर कोई एक इंटरनल स्टेट होनी चाहिए जो डिपेंड करती हो परसेप्ट हिस्ट्री के ऊपर और रिफ्लेक्ट करती हो सम ऑफ द अनऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द करंट स्टेट। लाइक फॉर द ब्रेकिंग प्रॉब्लम, इसमें जो इंटरनल स्टेट है वो एक्सटेंसिव नहीं है। तो इसमें क्या उसने रखना होगा, जो भी प्रीवियस फ्रेम है कैमरा जिसमें वो उसको कनेक्शन स्टैब्लिश होता है कि जो फ्रंट कार है उसने ब्रेक लगा दी है, जो उसको अलाउ करता है कि जब दो रेड लाइट्स किसी भी व्हीकल के एज के ऊपर ऑन हो या ऑफ हो साइमल्टेनियसली, तो फिर उसमें क्या करना होगा। तो जो ड्राइविंग टास्क हैं वो क्या हो सकते हैं, चेंजिंग लेन्स हो सकती हैं, या जो एजेंट है वो उस चीज़ को ट्रैक करे कि बाकी जो कार्स हैं वो कहाँ पे हैं। अगर वो उनको नहीं देख सकता एट वंस, और फिर कोई भी जो ड्राइविंग है दैट इज़ पॉसिबल एट ऑल, द एजेंट नीड टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर इट्स कीज आर। तो एजेंट को ये पता हो कि उसकी जो कीज है वो कहाँ पे हैं, उसमें फिर वो अपडेट करे अपनी इंटरनल स्टेट इंफॉर्मेशन को जैसे जैसे टाइम जो है वो मूव होता है। उसमें दो तरह के जो नॉलेज हैं वो इनकोड हों इन एजेंट प्रोग्राम के अंदर। पहला कि वी नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द वर्ड इवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द एजेंट, कि अगर एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एजेंट जो है किसी कार को ओवरटेक करेगा और वो उस कार के बिल्कुल क्लोजर है, तो सेकंड क्या है, वो नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द एजेंट्स ओन एक्शन अफेक्ट द वर्ल्ड। अगर एजेंट जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा तो फिर एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन द एजेंट टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील क्लॉकवाइज, द कार टर्न्स टू द राइट। तो अगर वो क्लॉकवाइज स्टीयरिंग व्हील को मूव करे तो कार जो है वो राइट साइड पे टर्न हो जाएगी। और दैट आफ्टर ड्राइविंग फॉर 5 minutes northbound on the freeway, one is usually about 5 miles north of where one was 5 minutes ago. This knowledge about how the world works, whether implemented in simple Boolean circuits or in complete scientific theories, is called a model of the world. तो ये जो टू स्टेट नॉलेज है इसको रखना, जिसमें कोई एजेंट अगर एक्शन परफॉर्म करे तो क्या होगा और अगर एक्शन परफॉर्म ना करे तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। An agent that uses such a model is called model based agent. ये स्कीमेटिक डायग्राम है एक मॉडल बेस्ड एजेंट की, जिसमें सेंसर से परसेप्शन है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, व्हाट द वर्ड इज लाइकली नो, और उसकी जो स्टेट है वो क्या है इस वक्त, हाउ द वर्ड इवॉल्व्स, अगर वो एक्शन लेता है तो क्या होगा, और कौन से जो एक्शन जो हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं, और क्या होगा, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, और इसमें कंडीशन एक्शन रूल्स होंगे, और फिर उसके बेस के ऊपर सिलेक्शन के बाद एक्चुएटर के जरिए एक्शन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है गोल बेस्ड एजेंट्स। अगर एजेंट के पास जो करंट स्टेट है एनवायरनमेंट की, बाज़ औक़ात ये इनफ नहीं होता कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रोड जंक्शन है और जो कार है वो लेफ्ट भी टर्न कर सकती है और राइट भी टर्न कर सकती है या सीधी जा सकती है, तो अब जो करेक्ट डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि जो टैक्सी है वो किस तरफ मूव करना चाह रही है। दूसरे लफ्ज़ों में,
as well as a current state description, the agent needs some sort of goal information जो डिस्क्राइब करती है जो भी सिचुएशंस हैं जो कि डिज़ायरेबल हैं. फॉर एग्जांपल, being at the passenger's destination, the agent program can combine this with the model. तो जो पैसेंजर की डेस्टिनेशन है उसको अगर हम प्रोग्राम के साथ कंबाइन करते हैं, जो उसका मॉडल है, जो वही इंफॉर्मेशन है जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में हमने यूज़ की है, ताकि जो एक्शन जो चूज़ करें वो गोल को अचीव कर लें. तो इसको हम कहेंगे गोल बेस्ड स्ट्रक्चर. इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो गिवन है. इस स्कीमेटिक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि गोल बेस्ड एजेंट में सेंसर्स के ज़रिए परसेप्शन है और इसमें एक स्टेट है. जो इसमें मॉडल बेस्ड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स हैं, ये एक मॉडल यूज़ करते हैं वर्ड का जिसके साथ यूटिलिटी फंक्शन होता है जो इसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा होता है डिफरेंट जो स्टेट्स होती हैं वर्ड की उसके मुताबिक. और फिर उसके बाद ये चूज़ करता है कोई एक्शन जो बेस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है उसकी तरफ इसको लेके जाता है. और जब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है वो कंप्यूट की जाती है बाय एवरेजिंग ओवरऑल पॉसिबल आउटकम स्टेट्स, तो उसको फिर वेट किया जाता है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम. A utility-based agent has to model and keep track of its environment. That has involved a great deal of research on perception, representation, reasoning, and learning. The result of this research fill many of the theories. Choosing the utility maximizing action is also a difficult task, requiring different algorithms that fill several theories. Even with these algorithms, perfect rationality is usually unachievable. तो ये एक यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स हैं. इसमें एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जो एजेंट की परफॉर्मेंस मेजर को बताता है. नेक्स्ट है लर्निंग एजेंट्स. तो हमने डिफरेंट एजेंट प्रोग्राम्स को डिस्कस किया जिसके बेस के ऊपर जो एक्शंस जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि ये प्रोग्राम कैसे इवॉल्व हुए. तो ट्यूरिंग ने 1950s में बताया कि जो प्रोग्रामिंग है उसमें ये एबिलिटी हो सकती है कि इसमें इंटेलिजेंट मशीन्स हों जिनको वो प्रोग्राम कर सकें. और ट्यूरिंग ने ये भी बताया कि इसमें कितना जो है वो वर्क रिक्वायर्ड होगा और इसमें जो डिफरेंट एक्सपीडियश मेथड्स हैं दोज आर डिज़ायरेबल. जो उसने मेथड प्रपोज किया कि वो किस तरह लर्निंग मशीन्स को बिल्ड कर सकता है और किस तरह उनको टीच कर सकता है. और अब बहुत से जो साल गुजर गए हैं उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में उन्हीं मेथड्स को प्रेफर किया जाता है जिसके ज़रिए जो डिफरेंट स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं. लर्निंग का एक और एडवांटेज है कि इसके ज़रिए जो एजेंट है इनिशियली अननोन एनवायरनमेंट से ऑपरेट करता है और बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाता है इसकी जो इनिशियल नॉलेज स्टेट्स के साथ. तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि लर्निंग एजेंट्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं. कोई भी लर्निंग एजेंट है उसको जो 4 कंसेप्चुअल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है. The most important distinction is between the learning element, which is
responsible for making improvements, and the performance element, which is responsible for selecting external actions. जो परफॉर्मेंस एलिमेंट है उसको हम जो कंसीडर करते हैं एक एज ए इंटायर एजेंट के तौर पे। तो एलन ट्यूरिंग ने 1950s में बताया था कि वी नीड 4 कंसेप्चुअल कंपोनेंट्स फॉर अ लर्निंग एजेंट। फर्स्ट इज लर्निंग एलिमेंट, दिस इज लर्निंग एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे जो एजेंट है वो एनवायरनमेंट में लर्न करता जाएगा वो इस एलिमेंट के ज़रिए इम्प्रूवमेंट करेगा। देन वी हैव परफॉर्मेंस एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शंस, और इसको हम जो अब तक कह रहे थे कि वो एजेंट है, जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो किस तरह एक्शन परफॉर्म करेगा। देन थर्ड एलिमेंट जो है वो क्रिटिक है, हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो ये क्रिटिक है जो एवेलुएट करेगा कि जो भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्मेंस मेजर के कितना क्लोज है। तो प्रॉब्लम जो जनरेटर है वो डिफरेंट सिनेरियोस जनरेट करेगा जिसके ज़रिए एजेंट जो है फर्दर प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर कर सकता है। Agents organization. Each state of the world is black box that has no internal structure. For example, finding a driving route. Each state is a city. AI algorithm, search games, Markov decision process, hidden Markov models are used for finding a driving route. तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना होता है। देन है नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। This is the relationship between the objects of a state can be explicitly expressed. AI algorithm, first order logic, knowledge based learning और natural language अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए। जो इंटेलिजेंट एजेंट्स का कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एम है वो ऐसे इंटेलिजेंट एजेंट्स को डिज़ाइन करना है जो कि यूज़फुल हों, रिएक्टिव हों, ऑटोनोमस हों और इसके अलावा सोशल हों और प्रोएक्टिव हों। जो भी एजेंट है वो एजेंट्स एनवायरनमेंट से परसीव करता है थ्रू परसेप्ट्स और फिर एक्ट करता है थ्रू एक्चुएटर्स। जो परफॉर्मेंस मेजर्स है उसको हम एवेल्युएट कर सकते हैं किसी भी एजेंट के बिहेवियर से। कोई भी एजेंट जो एक्ट करता है, जो मैक्सिमाइज करता है इट्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मेजर इज कॉल्ड अ रैशनल एजेंट। तो पीस जो है वो हमें बताता है कि जो एक टास्क इन्वायरमेंट, ये स्पेसिफिकेशन है जिसमें परफॉर्मेंस मेजर, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स होते हैं। एक एजेंट के अंदर आर्किटेक्चर होता है और प्रोग्राम होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके साथ कौन से फिजिकल एक्चुएटर्स या सेंसर्स होते हैं, इसको आर्किटेक्चर कहते हैं। और जो किसी भी एजेंट का प्रोग्राम होता है वो एजेंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। तो हमने जो डिफरेंट इंटेलिजेंट एजेंट्स को डिस्कस किया उसमें रिफ्लेक्स एजेंट हैं, मॉडल बेस्ड एजेंट्स हैं, गोल बेस्ड और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स हैं। जो एजेंट्स हैं दे कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग, और ये इस तरह के जो एजेंट्स हैं उनको हाई लेवल प्रेजेंट ऑफ एजेंट प्रोग्राम कहा जाता है। जो भी स्टेट प्रेजेंटेशन होती है दैट कुड बी एटॉमिक, फैक्टर्ड, स्ट्रक्चर्ड या इंक्रीजिंग एक्सप्रेसिवनेस पावर हो सकती है। तो ये रिफ्लेक्स एजेंट्स हैं। देन वी हैव सर्च प्रॉब्लम्स, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, एडवर्सियल गेम स्टेट्स। देन वी हैव कंस्ट्रेंट सेटिस्फिकेशन प्रॉब्लम, बेसियन नेटवर्क्स, वेरिएबल्स
और फिर उसके बाद जो हाई लेवल इंटेलिजेंस है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।